नमस्कार, जय हिंद। घटना चक्र जनरल साइंस की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइजेशन सिस्टम के बारे में। मैं आपको सीधे घटना चक्र पे ना ले चल करके इन स्लाइड्स के माध्यम से पहले डाइजेशन सिस्टम को समझाने की कोशिश करूंगा और आप खुद अनुभव करेंगे कि वहां पर सीधे चलने से बेहतर था कि हम इन स्लाइड्स के माध्यम से पहले पढ़ें, क्योंकि चीज़ों को वहाँ पर उतने व्यवस्थित ढंग से नहीं दिया गया है। इसलिए मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और डाइजेशन सिस्टम से आने वाला कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और इसके लिए आपको और भी चैनल्स पे जा कर के कहीं पर भी डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने की आवश्यकता ना हो। इसलिए प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम जानेंगे कि पाचन क्या है। डाइजेशन हमें पढ़ना है, डाइजेशन सिस्टम। इस पाचन को संपादित करने के लिए शरीर में एक सिस्टम होता है, उसी को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र। तो सबसे पहले जानते हैं कि पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है। डाइजेशन क्या है? जटिल कार्बनिक अणुओं को उनके सरलतम रूप में या इकाइयों में चेंज करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, क्या खाते हैं? प्रोटीन, फैट, पॉलीसेकेराइड, विटामिन्स, इन चीज़ों का कंज्यूम करते हैं। ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स बनी होती हैं, जटिल संरचना इनकी होती है। यही जटिल संरचना जब अपने सरलतम रूप में टूट जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। जैसे प्रोटीन, आपने प्रोटीन खाया, प्रोटीन किस रूप में टूट जाए? अमीनो एसिड के फॉर्म में टूट जाए तो यह क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा कि प्रोटीन का पाचन हो गया, क्योंकि प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है? अमीनो एसिड है। प्रोटीन जब अमीनो एसिड में टूट जाएगा तो हम कहेंगे कि प्रोटीन का पाचन हो गया। फैट की सरलतम इकाई क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। जब आपने फैट खाया, फैट जा कर के शरीर में डाइजेस्ट हो करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाए तो हम क्या कहेंगे कि फैट का पाचन हो गया। पॉलीसेकेराइड टूट करके मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड टूट करके मोनोसेकेराइड में चेंज हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा? पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन हो जाएगा। विटामिन्स नीड नॉट टू बी चेंज्ड, अर्थात जो विटामिन्स होते हैं वो पहले से ही अपने सरलतम रूप में होते हैं, उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जब आप मल्टीविटामिन कैप्सूल खाते हैं तो सीधे हमारे शरीर में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके लिए कोई डाइजेशन सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ये अपने लिए ही अपने स्वयं में ही ये सरलतम रूप में होती है। ये जटिल संरचना विटामिन्स नहीं है। इसलिए प्रोटीन, फैट, पॉलीसेकेराइड, इन चीज़ों का ही अपने सरलतम रूप में टूटने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, तो पाचन समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, जटिल कार्बनिक अणुओं को उनके सरलतम रूप में तोड़ने के लिए हमारे शरीर के भीतर एक अंग पाया जाता है। ये जो पाचन की प्रक्रिया आपने अभी समझा कि पाचन में क्या होगा, जटिल कार्बनिक अणु सरलतम रूप में टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। तो इसके लिए शरीर में कोई अंग होगा? जी हाँ, इसके लिए नेचर ने हमारे शरीर में एक पूरा सिस्टम दिया है जिसे हम क्या कहते हैं? आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल कहते हैं। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है? या हमारे मुख से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? मल द्वार तक जाता है, एनस तक जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया में मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक भोजन के जाने की प्रक्रिया में बीच के जो रास्ता है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। ये एंजाइम्स किसके बने होते हैं? ये एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं और हमारे शरीर में जो डाइजेशन सिस्टम है उसकी प्रक्रिया को ये क्या करते हैं? तेज कर देते हैं। एंजाइम्स की भूमिका हमारे शरीर में डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, उसकी आकृति कैसी होती है। हम यहाँ पर उन्हीं अंगों को देख रहे हैं जो डाइजेशन सिस्टम में अपनी भूमिका निभाते हैं। आप यहाँ पर हार्ट नहीं देख रहे होंगे, कहीं पर हार्ट दिख रहा है? जी नहीं। यहाँ पर किडनी दिख रही है आपको? नहीं दिख रहा। फेफड़ा दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हम किन अंगों पे बात कर रहे हैं? उन अंगों पे बात करेंगे जो डाइजेशन सिस्टम में भूमिका निभाते हैं। ये रहा आपका बकल कैविटी, माउथ, और यहाँ पर रहा एनस। तो ये जो सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का है इसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। और इस पूरी प्रक्रिया में बीच में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं जो इस भोजन, ये जो भोजन जा रहा है, इस भोजन को पचाने में इन एंजाइम्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं? यहाँ पर आपका माउथ है, माउथ, बकल कैविटी हम जिसको बोलते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं,
सलेवरी ग्लैंड मतलब जो हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं जिससे लार निकलता है। इसोफेगस है, इसोफेगस को बोलते हैं ग्रसिका। ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इसोफेगस, जो कि आपके मुंह और पेट को जोड़ता है। इसके बाद आता है स्टमक। खाना कहाँ पहुँचा? मुंह से चबा करके इसोफेगस के माध्यम से पहुँचा पेट में। पेट से कहाँ गया? पेट से गया ये छोटी आंत में। छोटी आंत सीधे जुड़ी है किससे? बड़ी आंत से। बड़ी आंत से होते हुए ये क्या हो जाता है? खाना अवशिष्ट जो होता है वो बाहर हो जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल। अब हमें समझना है कि हर अंग की, सलेवरी ग्लैंड्स की, बकल कैविटी की, इसोफेगस का, लीवर का, ठीक है, गाल ब्लैडर का, पैंक्रियास का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, इन सब का क्या काम होता है। बिना इनका काम जाने अगर हम सीधे सिस्टम पे चलेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से अंग हैं ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखें कि एलिमेंट्री कैनाल के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं। मेन कंपोनेंट्स में क्या है? सबसे पहला अंग आता है बक्कल कैविटी, अर्थात आपका मुख गुहा। इसोफेगस, इसोफेगस अभी आपने देखा। इसोफेगस क्या होता है? यह मुख को किससे जोड़ता है? पेट से जोड़ता है। ये पाइप जो है ये क्या होता है? इसोफेगस। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लें, ये हो गया माउथ और ये हो गया इसोफेगस। इसके बाद मेन कंपोनेंट में और क्या है? स्टमक, पेट। इसके बाद खाना कहाँ जाता है? इस इसोफेगस से सीधे चला जाता है स्टमक में, पेट में। उसके बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये वो अंग हैं जो डाइजेशन सिस्टम में मेन भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मेन कंपोनेंट के रूप में। कुछ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सलेवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथियां हैं, पैंक्रियाज, अग्नाशय, लीवर है, गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूप परिशेषिका। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये हैं सपोर्टिंग कंपोनेंट्स और ये हैं मेन कंपोनेंट्स। तो हमें इन कंपोनेंट्स के बारे में पहले डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुख गुहा के बारे में, बक्कल कैविटी के बारे में। बक्कल कैविटी में हमें क्या पढ़ना है? बक्कल कैविटी में हमें टीथ के बारे में देखना है। जो दांत हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 हमने देखा था, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में बात किया था। ठीक है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लें। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इस तरीके से 20 और 12 में हम बांट सकते हैं इन दांतों को। 20 दांत वो होते हैं जो 2 बार उगते हैं, ठीक है, और 12 दांत वो होते हैं जो एक ही बार उगते हैं। ये जो मोलर हैं, मोलर अर्थात चवर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। और जो इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर हैं, उन टोटल को मिलाकर के 20 दांत होते हैं। ये मनुष्य के जीवन में 2 बार उगते हैं और ये 1 बार उगते हैं। तो इनके बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखें तो हमारे बक्कल कैविटी में और क्या है? टंग है, जीभ है, जिससे आप स्वाद का अनुभव करते हैं। तो जीभ के विभिन्न हिस्से होते हैं जिनसे स्वाद का अनुभव किया जाता है। जैसे जीभ का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, बीटर अर्थात कड़वापन आप यहाँ से महसूस करते हैं। साल्टी जो आपकी जीभ का आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला एकदम फ्रंट, उससे आप साल्टी फील करते हैं। सोर, खट्टापन साइड से, और यहाँ पर जो आपके टंग का आगे छोटा सा हिस्सा है उससे आप मीठापन महसूस करते हैं। इस तरीके से जीभ जो है वो कई भागों में बटी होती है स्वाद के आधार पे। ठीक है, आप जीभ के अलग अलग भागों से टेस्ट महसूस करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारे बक्कल कैविटी है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे सलाइवा का स्रावन सिक्रेशन होता है। क्या नाम है उनका ग्रंथियों का? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पैरोटिड ग्लैंड और यहाँ पर सब मैंडिबुलर है और यहाँ पर सब लिंगुअल है। यही वो 3 ग्रंथियाँ हैं जिससे लार का स्रावण होता है। लार क्या करता है? हमारे भोजन को लुगदी, गीला बना देता है ताकि वो इसोफेगस के माध्यम से आसानी से स्टमक तक पहुँच जाए। ठीक है, तो लार का स्रावण होता है। 3 ग्रंथियों के नाम आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पर देखें, जो सलाइवा होता है उसके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। सलाइवा में वाटर 99.5%, सबसे ज़्यादा क्या होता है सलाइवा में? पानी होता है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सोडियम धन आयन, कैल्शियम और इस तरीके के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो होते हैं। इसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम ये काम क्या है इसका? यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है।
भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है। और सैलिवरी एमाइलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सैलिवरी एमाइलेज, इसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, टाइलिन। इसे हम टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। और सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन का काम क्या होता है, यह स्टार्च के पाचन में सहायक है। अब समझिएगा, अगर हमारे सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम है और स्टार्च का पाचन ये करता है, तो इसका मतलब है कि हमारे मुख से ही पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे बक्कल कैविटी अर्थात मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो जाता है। और यह पाचन किसका होता है, तो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का होता है। या पाचन कौन शुरू करता है, टाइलिन करता है। जैसे आपने रोटी खाया, रोटी को जब तक आप चबा रहे हैं, रोटी का 30% हिस्सा डाइजेस्ट हो चुका होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, स्टार्च का 30% हिस्सा बक्कल कैविटी या मुख गुहा में टाइलिन के माध्यम से ही डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी जो 70% बचा है, वो 70% जा करके छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। आगे चलें। इसके बाद बक्कल कैविटी के बाद कौन सा हिस्सा आता है, इसोफेगस। इसोफेगस को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका क्या है, यह एक लंबी पतली नलिकानुमा संरचना है जो मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ये हमारा हो गया मुख गुहा और ये हमारा है स्टमक, अमाशय। अमाशय और मुख गुहा को जोड़ने का काम कौन करता है, इसोफेगस करता है। इसोफेगस के माध्यम से चबाया हुआ भोजन पेट में पहुँचता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्रसिका है, क्या इसमें पाचन संबंधी कोई ग्रंथियां हैं, जी नहीं। इसोफेगस में पाचन संबंधी कोई ग्रंथियां नहीं हैं, बस इसका काम होता है चबाए हुए भोजन को पेट तक पहुंचाना। इसीलिए इस पूरे भाग में, इस इसोफेगस में पाचन संबंधी कोई क्रिया नहीं होती, सिर्फ इसका काम होता है चबाए हुए भोजन को पेट तक पहुंचाना। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसोफेगस के बाद खाना कहाँ पहुँचता है, इसोफेगस के बाद खाना पहुँचा स्टमक में, पेट में पहुँचता है। पेट क्या है, यह एक थैलीनुमा और लोचदार संरचना है जो कि आहार नाल का, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसका सबसे विस्तृत भाग होता है। स्टमक को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। यहाँ पर आप देखेंगे फंडस मिलेगा, यहाँ पर इस हिस्से को कार्डिया और यहाँ पर इस हिस्से को पाइलोरस। ठीक है, तो इसको मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये जो पेट आप देख रहे हैं, स्टमक, इसके जो आंतरिक भाग है, आंतरिक दीवारों पर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जठर रस का स्रावण होता है, गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। ये गैस्ट्रिक जूस डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसको देखें तो गैस्ट्रिक जूस में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। और यहाँ पर एक एंजाइम मिलेगा पेप्सिनोजेन, लेकिन ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, सक्रिय नहीं है। गैस्ट्रिक जूस में और क्या क्या होता है, वाटर, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। रेनिन एंजाइम होता है जो कि 8 साल तक ही निकलता है, जो बच्चे होते हैं। अगर कहीं पर एज आपको डिफ़र करता है, अलग मिलता है, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें वाटर, इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब सवाल ये उठता है कि जो पेप्सिनोजेन है, अगर वो इनएक्टिव है तो फिर वो पाचन कैसे करेगा, क्योंकि ये तो निष्क्रिय है। तो इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव होने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए होता है। कौन सा माध्यम, अम्लीय माध्यम। और ये अम्लीय माध्यम कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है तो ये अम्लीय माध्यम प्रोवाइड कर देता है पेट में। और यही पेप्सिनोजेन एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, पेप्सिन, ओजन हट जाता है। ठीक है, तो ये बन गया पेप्सिन। और पेप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन शुरू कर देगा। तो आपको समझ में आ गया कि गैस्ट्रिक जूस, जो हमारा पेट है उसमें गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन। यह पेप्सिनोजेन इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव होने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए होता है। तो इसी गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, यह HCl पेट के माध्यम को अम्लीय कर देता है और इस अम्लीय माध्यम में ये पेप्सिनोजेन एक्टिव हो जाता है और एक्टिव हो करके पेप्सिन में बदल जाता है और प्रोटीन को तोड़ता है।
ठीक है, यही वो HCl है। जब आप कभी कभी नाश्ता नहीं करते हैं और या फिर HCl ज़्यादा निकल जाता है तो आपको एसिडिटी होने लगती है। ठीक है, तो यही पेट में HCl जो कि गैस्ट्रिक जूस में होता है। ठीक है, आगे चलिए अब खाना पेट में पहुंचा। पेट से कहाँ जाएगा? खाना पेट से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो आप ये जो देख रहे हैं ये हो गया आपका पेट। पेट से ये खाना छोटी आंत में गया और छोटी आंत यहाँ पर जुड़ी है बड़ी आंत से। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें छोटी आंत, यह पतली और अत्यधिक कुंडलित संरचना है, बहुत मुड़ी हुई है संरचना इसकी। और इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 20 फुट तक होती है, जो कि वैरी करती है, चेंज करती है। कुछ लोगों में छोटी हो सकती है, कुछ लोगों में बड़ी हो सकती है। इसके 3 भाग होते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी। जेजुनम को क्या बोलते हैं? मध्य आंत्र। और इलियम को क्या बोलते हैं? शेषांत्र। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये जो स्टमक है, पेट है, पेट से जो भाग जुड़ा हुआ है छोटी आंत का, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं लगभग 25 सेंटीमीटर का हिस्सा, ये हिस्सा कहलाता है ग्रहणी। ग्रहणी का मतलब उस जो भोजन ऊपर से आया है उसको ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो पेट से जो भोजन निकल के आ रहा है छोटी आंत में, उस हिस्से को क्या बोलेंगे? ग्रहणी। उसके बाद आता है ड्यूडेनम के बाद, इसे ड्यूडेनम भी बोल सकते हैं। ड्यूडेनम के बाद आता है जेजुनम, जो बीच का हिस्सा बचा उसे क्या बोलते हैं? जेजुनम। और उसके बाद सबसे लास्ट में हिस्से को बोलते हैं इलियम। इलियम कहाँ जुड़ा होता है? इलियम जुड़ा होता है बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बड़ी आंत आप देख रहे हैं। ये बड़ी आंत आखिर किससे जुड़ी है? छोटी आंत से जुड़ी है। तो जो छोटी आंत का वह हिस्सा जो बड़ी आंत से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? इलियम। जेजुनम मतलब मध्य आंत्र, जो बीच का हिस्सा है छोटी आंत का, वो क्या हुआ? मध्य आंत्र। और ड्यूडेनम ग्रहणी, जो हिस्सा पेट से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें जो छोटी आंत है, छोटी आंत की जो आंतरिक दीवारें हैं उन पर कई ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, आंतरिक ग्रंथियाँ कहते हैं। इनसे इंटेस्टाइनल जूस का श्रावण होता है, इंटेस्टाइनल जूस। और इस जूस में बहुत ढेर सारे एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम ऐसे होते हैं जिसमें भोजन को पचाने की पूरी क्षमता होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा भोजन होता है वो कहाँ पचता है? पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है जाकर के छोटी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में डाइजेशन से संबंधित कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ पर देखें कि पैंक्रियास, ये जो आप, ये कौन सा हिस्सा है? इसोफेगस है। इसोफेगस से खाना कहाँ पर आया? पेट में आया। पेट के बाद ये कौन सा हिस्सा हुआ आपका? ड्यूडेनम। ये छोटी आंत का हिस्सा है, ड्यूडेनम। अब यहाँ पर आप कुछ और देख रहे होंगे कि इस ड्यूडेनम पार्ट से यहाँ पर एक अंग है पैंक्रियाटिक, जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, पैंक्रियास। और एक अंग यहाँ पर आप देख रहे हैं लीवर। इसके नीचे आप देख रहे हैं गाल ब्लैडर। लीवर, यकृत, पैंक्रियास, अग्नाशय, गाल ब्लैडर, पित्ताशय। इन सभी का काम क्या है? डाइजेशन सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है? देखिए, अग्नाशय से अर्थात पैंक्रियास से, पैंक्रियास से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को, कार्बोहाइड्रेट को भी, प्रोटीन को भी, फैट को पचाने वाले एंजाइम का सिक्रेशन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है, ड्यूडेनम में। आप जरा ध्यान से देखिए कि ये सब किससे जुड़े हैं। ये जो पैंक्रियाज है ये किससे जुड़ा है? इस ड्यूडेनम पार्ट से जुड़ा है। जो यहाँ पर जो लीवर है जो कि बाइल जूस को बनाता है और बाइल जूस को बना करके किसके पास भेज देता है? गाल ब्लैडर के पास भेज देता है, पित्ताशय के पास भेज देता है। बाइल जूस को आप पित्त भी बोल सकते हैं। पित्त का सिक्रेशन कौन करता है? पित्त को बनाता कौन है? लीवर। और पित्त का जो स्टोर है वो कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में होता है। और गाल ब्लैडर का जरा देखिए ये कहाँ जुड़ा हुआ है? ये भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर ड्यूडेनम वाले पार्ट से। ठीक है, तो ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने वाले एंजाइम का स्रावण करता है। कहाँ करता है? ग्रहणी में करता है, ड्यूडेनम में करता है। तो इस रस को क्या बोलेंगे? पैंक्रियाटिक जूस। क्योंकि ये पैंक्रियास से निकलता है तो इसका नाम क्या हुआ? पैंक्रियाटिक जूस। अभी यहाँ हमने देखा था कि इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पर पैंक्रियास से निकलने वाले जूस को पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं और इसे हम पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने की क्षमता होती है।
अब ध्यान से देखिएगा, जब भोजन आमाशय से, अर्थात आमाशय का मतलब स्टमक से छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में प्रवेश करता है तो पित्ताशय से पित्त का स्रावण होता है और इसमें भोजन के पाचन से संबंधित एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो बाइल जूस का निर्माण लीवर ने किया था और गाल ब्लैडर को बोला था कि लो मैंने बाइल जूस बना दिया, तुम इकट्ठा कर लो, तो गाल ब्लैडर ने बोला ठीक है मैं इकट्ठा कर लेता हूँ। जब खाना आएगा इस ड्यूडेनम वाले पार्ट में, तो ड्यूडेनम वाले पार्ट में आएगा तो मैं क्या करूँगा, बाइल जूस का सिक्रेशन कर दूँगा। ठीक है, लेकिन लीवर ने कहा कि देखो गाल ब्लैडर, तुम क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या है, तुम तो क्षारी हो। ठीक है, बाइल जूस क्या होता है, क्षारी होता है और तुम्हारे अंदर पाचन करने की कोई क्षमता नहीं है क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो बाइल जूस होता है उसमें भोजन के पाचन से संबंधित कोई एंजाइम नहीं होता। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इस जो ड्यूडेनम है इस पार्ट के माध्यम को क्षारीय बना देना। जैसे यहाँ पर पेट में था HCl, उसने पेट के माध्यम को क्या बनाया था, अम्लीय। इसी तरह ड्यूडेनम के माध्यम को क्या बनाया जाना चाहिए, क्षारीय। क्यों? क्योंकि पैंक्रियास से निकलने वाले दो एंजाइम, निकलते चार हैं, मैं यहाँ पर नाम ले रहा हूँ दो के, काइमोट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन, ये इनएक्टिव होते हैं और इनको एक्टिव होने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए होता है। क्षारीय माध्यम कौन प्रोवाइड करता है, गाल ब्लैडर से निकला हुआ बाइल जूस। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब क्या होता है, खाना जो आपने भोजन खाया वो पेट से होते हुए इसोफेगस, स्टमक से निकल करके अब कहाँ पहुँचा, छोटी आंत में। छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से होते हुए अब खाना आगे बढ़ता है और यहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं इलियम, इलियम के सहारे अभी क्या होता है, बड़ी आंत में घूमते घूमते यहाँ पर रेक्टम में पहुँचता है और रेक्टम के थ्रू एनल से ये बाहर निकल जाता है। तो जरा देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। यह एक चौड़ी ट्यूब नुमा संरचना होती है जो छोटी आंत से काफ़ी छोटी, जो छोटी आंत से, यहाँ पर आँख लिखा है, छोटी आंत से काफ़ी छोटी लेकिन अधिक चौड़ी होती है। इसका जो लंबाई होती है वो छोटी आंत से काफ़ी छोटी है लेकिन ये चौड़ी अधिक होती है। इसके भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से तीन भाग, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम क्या होता है, तो छोटी आंत का वह हिस्सा जहाँ पर ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है, छोटी आंत जहाँ पर बड़ी आंत से जुड़ी होती है तो वह हिस्सा क्या कहलाता है, बड़ी आंत का वह हिस्सा सीकम कहलाता है। और इसी सीकम से आप देख रहे होंगे कि अपेंडिक्स जुड़ी होती है। ये अपेंडिक्स है, अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, और इसमें कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि पाचन से संबंधित कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि सीकम, कॉलोन और रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से हैं। सीकम को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंध नाल बोलते हैं। यह छोटी आंत के सेसात्र अर्थात इलियम से जुड़ा होता है और इसी से ही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी जुड़ा होता है। ठीक है, कॉलोन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, कॉलन में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी देखने को मिलते हैं। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं। और कॉलन कई तीन टाइप के मुख्यतः होते हैं, असेंडिंग कॉलन, और यहाँ पर देख रहे होंगे ट्रांसवर्स कॉलन, और यहाँ पर देख रहे होंगे डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, तो ये कॉलन हो गया। और नीचे क्या होता है, रेक्टम, मलाशय, जहाँ पर पचा हुआ या अध पचा हुआ भोजन एकत्रित होता है। अब आपको याद रखना है कि बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। याद रखना है, बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई कार्य संपन्न नहीं होता, बल्कि इसका कार्य होता है पचे या अधपचे भोजन को शरीर से बाहर करना और जल का अधिकतम और शोषण सुनिश्चित करना। और शोषण है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, जल का अधिकतम एब्जॉर्प्शन और शोषण सुनिश्चित करना होता है। बड़ी आंत में पाचन संबंधी कोई भी कार्य नहीं होता, यह सिर्फ सुनिश्चित करता है कि जो पचा हुआ अधपचा या भोजन है
वो बाहर हो जाए और जल का अधिक से अधिक एब्जॉर्प्शन हो जाए और शोषण हो जाए। इसीलिए जब किसी भी व्यक्ति को लूज मोशन होता है तो उसकी बड़ी आंत में स्वेलिंग आ जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, और ये बड़ी आंत क्या करती है, जल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इसीलिए वह व्यक्ति कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है तो क्या होता है, तुरंत वो पानी के रूप में बाहर हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी आंत उस पानी को रोक नहीं पाती। और पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने सभी अंगों के बारे में देखा, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर से चलेंगे बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी अर्थात मुख गुहा। मुख गुहा में पाचन, लार में उपस्थित एक एंजाइम है जो सलेवरी एमाइलेज कहलाता है। सलेवरी एमाइलेज या इसे ही हम टाइलिन भी कहते हैं। ये स्टार्च को क्या करता है, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है, स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि जो 30% स्टार्च है वही चेंज होता है माल्टोस में। ठीक है, बाकी जो 70% स्टार्च है वो छोटी आंत में आकर के डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेशन की प्रक्रिया बक्कल कैविटी से शुरू होती है, और बक्कल कैविटी में किसका पाचन होता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है टाइलिन नामक एंजाइम के माध्यम से। आगे चलें, डाइजेशन इन स्टमक। चूँकि इसोफेगस में हमने देखा था कि अगर ये बक्कल कैविटी है और ये स्टमक है तो इनको दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, इसोफेगस अर्थात ग्रसिका। इसोफेगस में पाचन संबंधी कोई कार्य नहीं होता। तो अब हम समझेंगे कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। स्टमक में हमने देखा था कि जठर ग्रंथियां होती हैं, उन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, और गैस्ट्रिक जूस में एक गैस्ट्रिक लाइपेज नामक भी एंजाइम होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, यह जो भोजन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको छोटा करता है। जब आपने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और खाने को ठीक ढंग से चबाया नहीं तो उन बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा करने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भोजन को आप अच्छे से चबा करके ही उसको निगलें। ठीक है, दूसरा काम HCl का काम होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना, और तीसरा काम है अमाशय के माध्यम को अम्लीय बना देना। क्यों ज़रूरत है अमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाना, क्योंकि जो इस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन नामक एंजाइम है वो इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। निष्क्रिय रहेगा तो डाइजेशन नहीं करेगा, पाचन की क्रिया नहीं संपन्न करेगा। इसलिए इस HCl ने क्या किया, पेप्सिनोजन को जो पेट है पेट के माध्यम को अम्लीय बना दिया, जिससे पेप्सिनोजन एंजाइम एक्टिव हो गया और इसका नाम क्या हो जाता है तब, और ये पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिन में बदल जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, ऊपर से आने वाले प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अर्थात प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हुआ, स्टमक से प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया। स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हुआ था, स्टार्च का पाचन बक्कल कैविटी या मुख गुहा से ही शुरुआत हुआ था। अब यहाँ पर देखें, प्रोटीन दो भागों में बट गया, प्रोटियोज और पेप्टोन्स। प्रोटीन की सरलतम इकाई क्या है, अमीनो एसिड। अर्थात अभी प्रोटीन पूरा नहीं पचा है, अभी आगे जाकर के छोटी आंत में ये प्रोटियोज और पेप्टोन्स क्या होंगे, अमीनो एसिड में बदल जाएंगे। तो पेट में, स्टमक में क्या काम हुआ, स्टमक में प्रोटीन प्रोटियोज और पेप्टोन्स में टूट गया। इसके अलावा फैट जो होता है, फैट के पाचन से संबंधित एक इसमें एंजाइम होता है जिसे हम गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में ही गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि फैट के पाचन से संबंधित होता है। लेकिन ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसी की वजह से यह फैट को नहीं पचा पाता। ठीक है, ये फैट को तोड़ भी नहीं पाता। आगे चलते हैं तो आपको समझ में आ गया कि पेट में काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन प्रोटियोज और पेप्टोन्स में टूट जाता है। अभी जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है और
फैट है वो अभी सेम वैसा ही बना हुआ है। अब खाना क्या होगा, स्टमक से आगे चलेगा, आगे चल कर के कहाँ पहुँचेगा, देखिए स्टमक वाले पार्ट से ही, स्टमक से जब खाना बाहर निकलेगा तो छोटी आंत में पहुँचेगा। छोटी आंत के कौन से हिस्से में, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर समझिए, इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से अभी हमने देखा था कि ड्यूडेनम वाले पार्ट से गाल ब्लैडर, लीवर और पैंक्रियास, ये तीनों भी जुड़े होते हैं। तो हमें जानना है कि लीवर और गाल ब्लैडर का काम क्या होता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का संश्लेषण करके उसे गाल ब्लैडर में भेज देता है और गाल ब्लैडर उस बाइल जूस को, पित्त को स्टोर कर लेता है। अब जरा समझें कि बाइल जूस में क्या क्या होता है। वाटर 85%, म्यूकस एंड बाइलिरुबिन 3% होता है। यही बाइलिरुबिन है, जब किसी व्यक्ति के शरीर में इसकी मात्रा औसत से ज़्यादा हो जाती है तो उस व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है, जिसे आप पीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बाइलिरुबिन कहाँ पाया जाता है, बाइल जूस में पाया जाता है। बाइल सॉल्ट, HNO3, इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सारी चीज़ें अवयव हैं किसके, बाइल जूस के। बाइल जूस क्या करता है, छोटी आंत के जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसके माध्यम को क्षारीय बना देता है और फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में चेंज कर देता है। क्योंकि अभी जो फैट आ रहा था, स्टमक में फैट का कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया, जो वहाँ पर गैस्ट्रिक लाइपेज था। अब फैट आगे बढ़ा, फैट आगे बढ़ करके ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुँचा तो यहाँ पर जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर ने बाइल जूस भेजा। बाइल जूस ने क्या किया, फैट के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं रोल ऑफ पैंक्रियास इन डाइजेशन। पैंक्रियास शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है, अर्थात मिश्रित ग्रंथि है। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, यकृत है। ठीक है, और इससे 4 एंजाइम निकलते हैं। इसे मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक्सो और एंडो दोनों फॉर्म में काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आगे हम इनको डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, जैसे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपने द्वारा निष्कासित कोई भी, चाहे वो जूस हो, एंजाइम हो, हार्मोन हो, उसको सीधे ब्लड में फ्लो कर देती हैं, ब्लड में बहा देती हैं। जैसे कि जो बहुत सारे हार्मोन आगे हम पढ़ेंगे ऐसे हैं जो सीधे हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और वो पूरे शरीर पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अभी अभी जो हम चीज़ें देख रहे हैं, कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो अपने द्वारा निष्कासित पदार्थ को एक नली के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। जैसे अभी हमने देखा गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या कर रहा है, गाल ब्लैडर बाइल जूस को ड्यूडेनम वाले पार्ट तक ले जा रहा है एक नली के माध्यम से। उसके लिए उसने कोई ब्लड में बाइल जूस को फ्लो नहीं किया। यहाँ पर ध्यान से देखें आप, ये जो गाल ब्लैडर है इसने क्या किया, अपने अंदर जो पित्त है, बाइल जूस है, उसको नली के माध्यम से ड्यूडेनम वाले पार्ट में ले आया। इसी तरह पैंक्रियाज भी क्या करता है, अपने अंदर जो एंजाइम है उनको एक नली के माध्यम से ड्यूडेनम वाले पार्ट में ले जाता है। तो ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करता है। ये इसका काम हो गया एंडोक्राइन। जो भी एंजाइम है उनको नली के माध्यम से ड्यूडेनम वाले पार्ट में ले जाने की क्रिया एंडोक्राइन हो गई। एक्सोक्राइन क्या है, एक्सो मतलब बाहर, तो एक्सोक्राइन में क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी निकालता है। आपको पता है, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी निकालता है। इसके माध्यम से क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ये इसका काम क्या हो जाता है, एंडोक्राइन। ब्लड में, सॉरी मैंने यहाँ पर उल्टा बता दिया, एक्सो का मतलब हो गया ये सीधे नली के माध्यम से, और एंडो में क्या होता है, एंडो में वो सीधे ब्लड में ही जो उसका पदार्थ होता है उसको वो डाल देता है ब्लड स्ट्रीम में और वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इंसुलिन ग्लूकागोन हार्मोन भी कौन निकालता है, पैंक्रियास निकालता है। इसीलिए पैंक्रियास को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्लियर हो गया। तो जो पैंक्रियास से 4 एंजाइम्स निकलते हैं, पहला एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, दूसरा एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन, और ये दोनों एंजाइम क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। जैसे कि स्टमक में हुआ था, स्टमक में जो एंजाइम निकला था वो भी इनएक्टिव था। यहाँ पर जो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, वहाँ पर था पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम भी क्या था, इनएक्टिव था। उसको एक्टिव होने के लिए अम्लीय माध्यम चाहिए था,
तो वो काम किसने किया? HCl ने किया। यहाँ पर जो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन है ये इनएक्टिव है, इनको एक्टिव होने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए। और अभी अभी हमने देखा कि जो पित्त है, पित्त बनाया किसने था? लीवर ने बनाया था, गाल ब्लैडर को भेज दिया था स्टोर होने के लिए। ये गाल ब्लैडर से बाइल जूस निकल करके डेडुनम वाले पार्ट में आ गया। बाइल जूस क्या करता है? डेडुनम वाले पार्ट को क्षारीय बना देता है। इसीलिए जब खाना पेट से कहाँ पहुँचा? पेट से कहाँ पहुँचता है? पेट से ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुँचा तो गाल ब्लैडर को पता है कि अभी पैंक्रियाज एंजाइम निकालेगा ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। और काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन एंजाइम तभी एक्टिव हो पाएंगे जब यहाँ का माध्यम क्षारीय होगा। और गाल ब्लैडर को ये भी पता है कि मेरे पास जो बाइल जूस है वो क्षारीय माध्यम बना देता है, इसलिए ये तुरंत बाइल जूस का सिक्रेशन कर देता है ताकि ड्यूडेनम का पार्ट क्षारीय बन जाए और ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। अब ये काम क्या करेंगे? ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन प्रोटियोज और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। अभी जो हमने देखा था कि पेट में जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो पेप्सिन में बदल जाता है अम्लीय माध्यम पा करके और प्रोटीन को प्रोटियोज में तोड़ देता है, प्रोटियोज और पेप्टोन्स में। और इसी प्रोटियोज और पेप्टोन्स को तोड़ने का काम किसने किया? पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन ने। तो अर्थात फाइनली प्रोटीन आकर के अमीनो एसिड में बदल गया। कहाँ पर प्रोटीन का पाचन पूरी तरीके से हो गया? ड्यूडेनम वाले पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। ये दो एंजाइम हमने देखा पैंक्रियाज से निकलने वाले। तीसरा एंजाइम है पैंक्रियाटिक लाइपेज। यह फैट के पाचन से संबंधित है। यह फैट के ड्रॉपलेट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, हमने देखा था कि बाइल जूस क्या काम करता है? बाइल जूस फैट के जो बड़े बड़े बूंदे हैं उनको तोड़ करके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदलता है। और पैंक्रियाटिक लाइपेज जो कि निकलता है पैंक्रियाज से, यह क्या काम करता है? यह उन बड़े बड़े बूंदों को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। तो यहाँ पर फैट का भी पाचन हो गया। पैंक्रियाटिक एमाइलेज एक एंजाइम और निकलता है जो कि पैंक्रियाज से निकलता है। नाम से ही लग रहा है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। यह क्या काम करता है? यह स्टार्च को माल्टोस में बदलने का काम करता है। अभी भी माल्टोस पूरी तरीके से, स्टार्च पूरी तरीके से पचा, डाइजेस्ट नहीं हुआ है। इस वजह से अभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो प्रोटीन और फैट का पाचन हो चुका है कहाँ तक? ड्यूडेनम वाले पार्ट तक। अब जो फैट होता है, स्टार्च होता है, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अब हम पहुँचेंगे ड्यूडेनम से जेजुनम वाले पार्ट में। जेजुनम वाला जो हमारा पार्ट है उसमें बहुत सारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं, आंतरीय ग्रंथियाँ होती है। छोटी आंत के अंदर दीवारों पर ग्लैंड्स होती हैं जिनसे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इस इंटेस्टाइनल जूस में डाइसेकेराइड का पाचन करने वाले एंजाइम्स होते हैं, जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेस। ये क्या होते हैं? डाइसेकेराइड है। डाई मतलब दो। अभी भी ये अपने मोनोसेकेराइड में नहीं आ पाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इनको तोड़ करके मोनोसेकेराइड में चेंज करेंगे ताकि स्टार्च का पाचन पूरी तरीके से हो जाए। तो जो माल्टोस है, माल्टोस को माल्टेस नामक एंजाइम किस में तोड़ देता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लैक्टोज को लैक्टेज नामक एंजाइम ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज नामक जो स्टार्च है उसको सुक्रेस नामक एंजाइम ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में तोड़ देता है। और ये है डाइसेकेराइड और ये है मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारें हैं, वहाँ से निकलने वाले जूस में माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ये एंजाइम्स जो हैं इनका पाचन कर देते हैं पूरी तरीके से। और इनको तोड़ करके ग्लूकोज और ग्लूकोज, जो माल्टोस है, माल्टोस को तोड़ करके ग्लूकोज और ग्लूकोज, लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। कई बार यहाँ से भी आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये डाइसेकेराइड हुआ, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए,
इस डाइसैकेराइड को तोड़ करके मोनोसैकेराइड में बदल दिया गया। अर्थात अब आकर के छोटी आंत में स्टार्च का भी पाचन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें खाना पूरी तरीके से पच चुका है। अब पचे हुए भोजन का अवशोषण कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इसका भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, छोटी आंत में ही होता है। अमीनो एसिड और जो अमीनो एसिड हमारा होता है अर्थात प्रोटीन की सरलता में इकाई अमीनो एसिड, इसका अवशोषण ब्लड वेसल में होता है, जबकि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उसका अवशोषण लिम्फ वेसल में होता है। हमारी छोटी आंत की दीवारें जो होती हैं उसमें ऐसे कुछ अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं और इसमें वेसल्स होते हैं, इसमें वेसल्स पाए जाते हैं। वेसल्स एक ब्लड वेसल्स होती है और दूसरा लिम्फ वेसल होती है। ब्लड वेसल में अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल है उसका अवशोषण हो जाता है लिम्फ वेसल में। इस तरीके से खाना छोटी आंत में आकर के पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बड़ी आंत का काम होता है, जो खाना पच गया है पूरी तरीके से या अधपचा है उसे इस सीकम के माध्यम से ऊपर और यहाँ पर ले जा कर के एनस के माध्यम से बाहर निकाल देना होता है। अब अगर इसको मैं शॉर्ट में आपको बताऊं कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई तो आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, ये आपका बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस और यहाँ पर मलाशय और एनस। ठीक है, पूरी प्रक्रिया समझिएगा। यहाँ पर बक्कल कैविटी, यहाँ पर इसमें दांत होते हैं, जीभ होते हैं। दांत के माध्यम से आप भोजन को पचाते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड के माध्यम से सलाइवा निकलता है। सलाइवा में टाइलिन होता है। टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन का काम होता है स्टार्च को पचाना। 30% स्टार्च यहाँ पर पच गया। स्टार्च 30% पचा, 70% स्टार्च, प्रोटीन और फैट। आगे बढ़ते हैं, इसोफेगस के माध्यम से स्टमक में पहुंचा। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन और HCl नामक एक पदार्थ भी होता है। HCl क्या करता है, स्टमक के माध्यम को अम्लीय बना देता है और पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम एक्टिव हो जाता है और उसका नाम पेप्सिन हो जाता है। ये पेप्सिन क्या काम करता है, पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। प्रोटियोज और पेप्टोन्स और फैट आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी आगे बढ़ता है। अब ये कहाँ पर पहुँचेगा खाना, खाना पहुँचता है ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम से लीवर और गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज जुड़े हुए हैं। पैंक्रियाज क्या काम करता है, 4 एंजाइम निकालता है। गाल ब्लैडर का क्या काम करता है, पित्ताशय का श्रावण करता है। इस पित्ताशय ने जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसके माध्यम को क्षारीय बना दिया, जिसने इस क्षारीय माध्यम ने पैंक्रियाज से निकलने वाले काइमोट्रिप्सिनोजेन और ट्रिप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिव कर दिया और प्रोटियोज और पेप्टोन्स को इन दोनों एंजाइम्स ने तोड़ करके किस में बदल दिया, अमीनो एसिड में बदल दिया। और बाइल जूस ने क्या किया, बाइल जूस ने जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है उसके माध्यम को अम्लीय तो बनाया ही, साथ में फैट के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया और अब फैट आगे बढ़ता है, प्रोटीन पच चुका है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ट्रिप्सिनोजेन ने प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया, प्रोटीन का पाचन हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो छोटी आंत है, छोटी आंत की आंतरिक दीवारें हैं उसमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। उस जूस में माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज नामक एंजाइम होते हैं, जो कि ये एंजाइम मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलने का काम लैक्टेज करता है और सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में चेंज कर देता है। इस तरीके से जो डाइसैकेराइड है वो भी चेंज होकर के मोनोसैकेराइड में बदल जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा ये है पूरी पाचन की प्रक्रिया और छोटी आंत में खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। जो डाइजेस्ट आइटम्स हैं, जो अनडाइजेस्ट हैं, उनको बड़ी आंत एनस के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये हमने समझा पूरी प्रक्रिया। इस तरीके से ये पूरी एक प्रक्रिया थी डाइजेशन सिस्टम के बारे में। अब हम चलेंगे घटना चक्र की ओर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं अब देखिएगा। आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो चीज़ घटना चक्र में ना मिले। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ मैंने सारी चीज़ तो पढ़ ली है। विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम्स की सहायता से भोज्य पदार्थों को छोटे घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन सिस्टम। इसके लिए हमारे शरीर में एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, आहार नाल होता है। इसके कुछ मुख्य अंग होते हैं और इसके कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के जो आहार नाल है उसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? 10 से 14 मीटर, अर्थात बक्कल कैविटी से एनस तक की पूरी लंबाई कितनी होती है? 10 से 14 मीटर होती है। क्योंकि यहाँ पर जो छोटी आंत है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई ना, इसलिए पूरा 10 से 14 मीटर पूरा आकार हो गया। बक्कल कैविटी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये एलिमेंट्री कैनाल के प्रमुख भाग हैं। अब यहाँ पर देखिए लार, सलाइवा का माद क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। हमने देखा था कि सलाइवा में 99.5% क्या होता है? जल होता है और प्रत्येक व्यक्ति लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार का स्राव प्रतिदिन करता है। लार क्या करता है? भोजन को गीला कर देता है, उसके लुगदी बनाने में सहायक होता है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। और लार में ही टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो 30% स्टार्च कहाँ बच गया? आपके बक्कल कैविटी में ही बच गया। अब आगे देखें एमाइलिस नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों से ही सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है, सलाइवा से बना सैलिवरी एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव भी लार ग्रंथियों से होता है। लार ग्रंथियों तथा पैंक्रियाज, एक पैंक्रियाटिक एमाइलेज भी था। ठीक है, 2 टाइप के एमाइलेज एंजाइम होते हैं, एक सैलिवरी एमाइलेज, दूसरा पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये क्या काम करते हैं? यह स्टार्च को माल्टोस में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, स्टार्च किस में बदला? माल्टोस में। और फिर माल्टोस किस में टूटेगा? माल्टोस को अभी जाकर के माल्टेज नामक एंजाइम फिर से उसे मोनोसैकेराइड में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, जो कि टूटेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज में, क्योंकि माल्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह डायाफ्राम के ठीक नीचे होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है और देखें तो लीवर लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसके कुछ मुख्य काम क्या हैं? पित्त का उत्पादन करना, बाइल जूस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, इसके द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। ठीक है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। रक्त प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो एसिड का नियमन, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम किसका होता है? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम लीवर का ही होता है। ठीक है, आगे चलें। पित्त क्षारी होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.6 से 8.6 होता है। और इसका भंडार कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। बनाया किसने था? लीवर ने बनाया था और गॉल ब्लैडर को भेज दिया था स्टोर होने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता। हमने बताया था कि लीवर ने बोला था पित्त को कि तुम्हारा काम है सिर्फ जो डिडोनम पार्ट है उसको अम्लीय कर देना और वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, इसी को हम इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं। और बाइल जूस का कोई काम नहीं होता, इसीलिए इसमें डाइजेशन से संबंधित कोई एंजाइम नहीं होता। इस वजह से सीधे पाचन में इसका कोई रोल नहीं होता, लेकिन यह ड्यूडेनम के पार्ट को क्षारीय बना देता है, जिससे पैंक्रियाज से निकलने वाले 2 एंजाइम काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रोटियोज और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं। आगे चलें। लिपिड्स का मतलब फैट के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाइपेज कौन? पैंक्रियाटिक लाइपेज। इसी पैंक्रियाटिक लाइपेज ने फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया था, वसी अम्ल और मोनोग्लिसराइड में तोड़ा था। पेप्सिन,
ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये पेप्सिनोजन कहाँ था? यह था गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिनोजन, और साथ में HCl था। HCl ने क्या किया? पेप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया, तब वो क्या हो जाता है? पेप्सिन। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन ये कहाँ थे? ये पैंक्रियाज से निकले थे। पैंक्रियाज और साथ में बाइल जूस ने क्या किया? इनको एक्टिव कर दिया। तो ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन किस में बदल गया? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन में बदल गया। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन का पाचन करना होता है। पेप्सिन ने क्या किया था? पेप्सिन ने प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ा था, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ने क्या किया? उस प्रोटियोज और पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में तोड़ दिया। ठीक है, आगे चलें। पैंक्रियाज शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, बता दिया था। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इसका काम होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करना, और डाइजेशन में इसकी भूमिका होती है, जो कि एंजाइम्स का स्रावण करता है। इसी की वजह से पैंक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का काम करती है। यह हार्मोन का भी स्रावण करती है और पाचक रस का भी स्रावण करती है। कौन कौन से हार्मोन? इंसुलिन और ग्लूकागोन। और पाचक रस में देख लिया 4 टाइप के एंजाइम्स निकालता है पैंक्रियाज। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। किसे? जो पैंक्रियाज से निकला है, पैंक्रियाज से निकलने वाले रस को पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं, और इसे ही पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव पैंक्रियाज से होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ट्रिप्सिन, 2 हार्मोन निकले थे, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिन ने क्या किया? जो ऊपर से प्रोटियोज आ रहा था, प्रोटियोज पेप्टोन्स, उनको किस में तोड़ा? पॉलीपेप्टाइड में तोड़ा। और काइमोट्रिप्सिन ने क्या किया? इनको पॉलीपेप्टाइड को तोड़ करके अमीनो एसिड में बदल दिया। आगे देखिए, छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय और बड़ी आंत के बीच में होती है। यहाँ पर पेट है और यहाँ पर बड़ी आंत है, तो बीच में कौन है? छोटी आंत क्या करती है? पचे भोजन का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। यह ग्रहणी, मध्य आंत और शेष आंत, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम 3 भागों में बटी होती है। अब आप इनकी लंबाई देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। याद रखें, एक बार क्रम पूछ लिया था कि इनमें लंबाई के आधार पर क्रम बताइए। तो सबसे पहले ड्यूडेनम, क्योंकि इसका आकार छोटा है, जेजुनम, इलियम 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 3.5 मीटर। ठीक है, छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, लगभग 20 फीट का आकार होता है। और बड़ी आंत जो होता है वो सीकम, कोलन और रेक्टम में विभाजित होता है। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। सारी चीज़ें हमने देख लिया है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो बड़ी आंत का सीकम हिस्सा है, उसी से कृमि रूप परिशेषिका जुड़ी होती है, अपेंडिक्स जुड़ा होता है, लगभग 4 इंच की होती है। इसका आकार वर्म, एक कीड़े की तरह होता है, इसी वजह से इसका नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और यह सीकम से जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन से बने होते हैं, हम बात कर चुके हैं, जो कि बायो उत्प्रेरक का काम करते हैं। डाइजेशन सिस्टम, जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है, उसकी गति को बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि डाइजेशन सिस्टम जल्दी हो जाए। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में चेंज करता है, जाइमेज। ठीक है, तो ये हमने देखा घटना चक्र भी। इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिला होगा, जो चीज़ें हम देख चुके हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। लेकिन बात थी सिर्फ सीक्वेंस की। अगर हमने क्रम से देख लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो इसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर हम सीधे यहीं पर आते तो शायद उतनी बेहतर तरीके से मैं आपको समझा नहीं पाता। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमने देखा था पाचन का अधिकांश हिस्सा कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के भी कौन से हिस्से में? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ठीक है, ड्यूडेनम में ही क्या बचा था? फैट बचा था। प्रोटीन और फैट का डाइजेशन कहाँ हुआ था? कंप्लीटली छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। ड्यूडेनम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो जेजुनम वाला हिस्सा, जेजुनम और इलियम है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरी तरीके से हुआ था। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार में जो
टाइलिन नामक एंजाइम है वो स्टार्च को पचाने में मदद करता है। आगे देखिए एंजाइम क्या होता है। एंजाइम प्रोटीन से बना होता है और यह बायो उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, यूरिएज, सल्फेटेज, प्रोटीएज? जी नहीं, ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, ठीक है, या इसे ही ट्रिप्सिनोजन कहते हैं। ट्रिप्सिनोजन ही एक्टिव होकर के किस में बदल जाता है, ट्रिप्सिन में बदल जाता है। आगे चलें, हमारे शरीर में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, अर्थात छोटी आंत में होता है। सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में ही होता है? जी नहीं, पेट में भी तो प्रोटीन पचा था। प्रोटीन प्रोटियोज और पेप्टोन्स में टूटा था, किसके माध्यम से, जो पेप्सिन एंजाइम था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पैंक्रियाज से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जो काइमोट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम है वो अग्नाशय से, पैंक्रियाज से निकले थे और कहाँ गए थे, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो ये आर सही है लेकिन ए गलत है। आगे चलें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, फिर से सेम क्वेश्चन, यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? ये नहीं पूछा कि पित्त कहाँ बनता है, पित्त का संचय कहाँ होता है। तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, जिसे हम गाल ब्लैडर भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और यहाँ तक मेरे साथ आप बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन तो दबा दीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हैं तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को और देखिएगा, फिर आपको कोई किताब, कोई और वीडियो डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।